पापा जी, आप पड़ोस के रामदास काका के घर चले जाइए। संचित के दोस्त आ रहे हैं। सुधीर की पत्नी ने बड़ी बेरुखी से अपने बूढ़े ससुर से कहा। सुधीर बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपनी पत्नी और बच्चों को समझाए, कैसे इस समस्या का निदान करे। अपने पिता कृष्णचंद्र को सुधीर बहुत चाहता था, लेकिन उसकी अपनी बीवी और बच्चों के आगे एक न चलती थी। उसके पिता दमे के मरीज थे, जिस वजह से वह हरदम खांसते रहते थे। साथ ही वह झुककर चलते थे। वैसे वह अपना रोजमर्रा के काम खुद ही किया करते थे। पोते पोतियाँ और बहू उनके किसी भी सामान को नहीं छूते थे। वह अपने कपड़े बर्तन खुद ही धोया करते थे। बहू ने उनके खाने के बर्तन उनके ही कमरे में रखवा दिए थे। फिर भी बहू जब देखो उन पर चीखती चिल्लाती रहती थी। कुछ देर बाद बहू फिर बाहर आई और चिल्लाई, क्यों? एक बार में सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा ना आपसे पड़ोस के रामदास काका के घर चले जाइए। वैसे तो दिन भर उनके घर घुसे रहते हैं, अभी कह रही हूँ तो नखरे दिखा रहे हैं। कृष्णचंद्र जी बोले, बहू, दोपहर में खाने का समय है और लोग खाना खाकर आराम करते हैं, तो अब मैं इस समय कहाँ जाऊँ? वह सब लोग खाना खाकर आराम करेंगे, फिर मेरे लिए कौन बैठा रहेगा? बहू चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं जानती, मेरी बला से आप जहन्नुम में जाओ, लेकिन भगवान के लिए 2-3 घंटे के लिए घर से चले जाओ। बहू, बाहर आग बरस रही है, कहाँ जाऊँगा? लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। इतने में ही संचित बाहर आया और बोला, माँ, मैंने इनसे भी अभी 2-3 बार कहा, लेकिन नहीं, यह सुनते ही कहाँ हैं। बहू ने कहा, इन्हें तो हमारी जग हंसाई करवाने में मज़ा आता है, तभी तो ऐसे ढीठ बनकर बैठे हैं, कान सुनते हुए भी ना सुनने की एक्टिंग करते हैं। संचित ने अपने दादा का हाथ पकड़कर खींचा और उन्हें घर से बाहर धकेल दिया। पीछे से उनकी छड़ी भी बाहर फेंक दी। कृष्णचंद्र जी छड़ी उठाकर आंखों में आंसू भरकर चल पड़े। बाहर इतनी गर्मी पड़ रही थी कि अच्छे अच्छों के होश उड़ जाए। कृष्णचंद्र जी अपने मन में सोच रहे थे, काश यह प्राण अपने हाथों से निकाल दिए जाते तो कितना अच्छा होता। कृष्णचंद्र जी रामदास जी के घर गए तो वह घर के सब लोग कूलर और पंखे की हवा में आराम से सो रहे थे। वह चुपचाप वहां से निकले और गांव के चौराहे के नीम के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगे। गांव की पंचायत ने नीम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा बनवा रखा था। वहीं पर एक पानी का नल भी था, जो आने जाने वाले लोगों के लिए विश्राम स्थल था। लेकिन इतनी गर्मी में तो गांव के आवारा कुत्तों के अलावा वहां कोई नहीं था। चबूतरे पर गांव के आवारा कुत्ते आराम कर रहे थे। वहीं पर थोड़ी सी जगह खाली थी, तो कृष्णचंद्र जी भी आराम करने लगे। कृष्णचंद्र जी मन ही मन सोचने लगे, ना यह कोरोना की महामारी आती और ना ही मेरे यह दिन आते। सोचते सोचते वह अतीत के सागर में डूब गए। कैसे पाई पाई करके उन्होंने वह घर बनवाया था। सुधीर की माँ कहती थी कि आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, यही अपना साथी है, यही आपके काम आएगा। यह ईंट पत्थर तो किसी और के काम आएंगे। ठीक ही तो कहती थी वह। उन्हें आज भी याद है, जब सुधीर को उन्होंने पहली बार स्कूल भेजा था। वह खुशी से खूब रोए थे कि उनका बेटा स्कूल पढ़ने जा रहा है, क्योंकि कृष्णचंद्र जी के परिवार में अभी तक कोई स्कूल नहीं गया था। सुधीर पहला बच्चा था जो पहली बार स्कूल जा रहा था। सुधीर ने भी पिता के सपनों को सच कर दिखाया। सुधीर पढ़ने में बहुत ही होशियार था। सुधीर पढ़ लिख कर इंजीनियर हुआ। माँ बाप के तो जैसे पैर जमीन पर ही नहीं थे। फिर सुधीर का प्रेम विवाह हुआ और 5 साल में 2 बच्चे भी हो गए। सुधीर अपना परिवार लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसी बीच उसकी माँ की मृत्यु भी हो गई। अब तो इतने बड़े घर में वह अकेले हो गए थे। उन्होंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए कमरे किराए में लगवा दिए। सुधीर बच्चों को लेकर गर्मी की छुट्टियों में आया करता था, तो घर गुलजार हो जाया करता था। फिर 1 महीने बाद
वही अकेलापन कृष्णचंद्र जी को काटने दौड़ता। तभी पड़ोस के खाली पड़े मकान में एक परिवार आकर रहने लगा। पूछने पर पता चला कि वह लोग मुंबई से आए हैं। रामदास जी नौकरी से रिटायर्ड होकर गांव में हमेशा हमेशा के लिए रहने आए थे। यह मकान उन्होंने खरीदा था। कृष्णचंद्र जी की रामदास जी से दोस्ती हो गई। वह दिखने में बिल्कुल फिट लगते थे और जिंदा दिल इंसान थे। उनके साथ रहकर कृष्णचंद्र जी को समय का पता ही नहीं चलता था। रामदास जी ने घर का काम करने के लिए नौकर रखा था। रामदास जी के घर का सारा काम वही करता था। रामदास जी और उनकी पत्नी जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे सही मायनों में जीवन जी रहे हैं। वह कहते हैं ना, संगत का असर जरूर होता है। अब कृष्णचंद्र जी भी जीवन का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी कोरोना महामारी ने दस्तक दी और फिर सब कुछ बदल गया। सब एक दूसरे से दूर रहने लगे। इसी दौरान सुधीर की नौकरी भी चली गई। सुधीर अपना परिवार लेकर गांव आ गया। कुछ महीने तो जिंदगी सामान्य रही, क्योंकि कृष्णचंद्र जी के पास बैंक बैलेंस था। उसी से घर का खर्च चल रहा था। जैसे ही कृष्णचंद्र जी का बैंक बैलेंस शून्य हुआ तो पोते पोतियों और बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज कृष्णचंद्र जी की हालत ऐसी है कि इतना बड़ा मकान होते हुए भी वह गांव के चबूतरे पर आराम कर रहे हैं। उन्हें करीब 2 घंटे बीत चुके थे। तभी उनके दोस्त रामदास जी वहां से अपने स्कूटर से गुजरे। उन्होंने कृष्णचंद्र जी को देखा तो बोले, कृष्णचंद्र यहाँ कैसे बैठे हो भाई? कृष्णचंद्र जी बोले, घर में गर्मी लग रही थी इसलिए यहाँ चला आया। और तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, दुकान से कुछ सामान लेने आया था। आजकल बच्चे आए हुए हैं इसलिए उनकी कुछ ना कुछ फरमाइश रहती है। चलो, घर को चल रहे हो? रामदास जी स्कूटर को स्टैंड से उतारते हुए बोले। हाँ भाई, चल रहा हूँ, कृष्णचंद्र जी बोले। स्कूटर का स्टैंड उतार कर रामदास जी बोले, आओ बैठो फिर। कृष्णचंद्र जी ने पूछा, समय कितना हो गया है? घड़ी देखते हुए रामदास जी बोले, 4:30 हो गए हैं। कृष्णचंद्र जी स्कूटर पर बैठ गए और सीधा घर पर उतरे। भीतर जाकर देखा सब सो रहे हैं। वह सीधे रसोई में गए तो देखा वहाँ जूठे बर्तनों का ढेर लगा है। कृष्णचंद्र जी बर्तनों के ढक्कन उठा उठा कर देख रहे थे कि किसी में तो खाने को कुछ बचा होगा, लेकिन किसी भी बर्तन में कुछ कुछ भी नहीं था। फिर वह चाय बनाने के लिए फ्रिज में दूध देखने लगे तो दूध भी नहीं था। बेचारे चुपचाप बाहर बरामदे में जाकर कुर्सी में बैठ गए। शाम गुजरी रात हो गई। घर के लोग तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। कृष्णचंद्र जी बहू से बोले, बेटा रात का खाना नहीं बनेगा क्या? बहू बोली, दिन में भारी खा लिया था इसलिए अब सब बाहर घूमने जा रहे हैं। अगर भूख लगेगी तो कुछ हल्का फुल्का बाहर से ही खा लेंगे। कृष्णचंद्र जी मन ही मन सोचने लगे कि इन लोगों को मेरी याद है कि नहीं, या फिर जानबूझकर यह सब ऐसा कर रहे हैं। इस बुढ़े ने दिन भर कुछ नहीं खाया और यह खा पीकर पचाने के लिए निकल पड़े। वह मुंह से कुछ नहीं बोले। अगर बोलते भी तो 4 बातें सुनने को मिल जाती। सब लोग घूमने चले गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो देखा रामदास जी का नौकर दिनेश दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला। तभी दिनेश बोला, आपको बड़े बाबूजी ने बुलवाया है। कृष्णचंद्र जी ने कहा, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। दिनेश बोला, नहीं नहीं, बड़े बाबूजी ने कहा है उन्हें साथ ही लेकर आना। कृष्णचंद्र जी बोले, ठीक है बेटा, दरवाज़ा तो लॉक कर लूँ। दरवाज़ा लॉक करके रामदास जी के घर चल पड़े। रामदास जी के घर में बहुत चहल पहल थी। बाहर गेट तक आवाज़ आ रही थी। भीतर जाकर देखा तो रामदास जी के दोनों बेटे
अपने अपने परिवार के साथ पधारे हुए थे। साथ में बेटी, दामाद, उनके बच्चे भी थे। रामदास जी ने कृष्णचंद्र जी को देखा तो हाथ खींचकर भीतर ले गए और अपने सभी बच्चों से परिचय करवाने लगे। कृष्णचंद्र जी ने चश्मा संभालते हुए कहा, मुझे कैसे याद किया? रामचंद्र जी बोले, कल को सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इस उपलक्ष्य में हमने छोटा सा भोज रखा है और बिना दोस्त के भोज कहाँ पूरा होता है। सब खाना खाने लगे। बेचारे कृष्णचंद्र जी की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। सबने खाना खाया और फिर सोने चले गए। कृष्णचंद्र जी ने भी इजाज़त मांगी, लेकिन रामदास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, आप मुझे दिल से अपना दोस्त नहीं मानते हैं शायद। कृष्णचंद्र जी गला साफ करते हुए बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रामदास जी कृष्णचंद्र जी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, तो क्यों तुमने मुझसे बातें छुपाई? कौन सी बात? कैसी बात? वही बात जो आज दिन में तुम्हारे साथ हुई। जब तुम दोपहर में घर पर आए थे तो दिनेश ने तुम्हें रसोई से देख लिया था। उसने मुझे सारा हाल कह सुनाया। मैंने तो उसे भी डांटा कि तूने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया। उसने कहा, जब तक वह पीछे से घूमकर आया तो तुम जा चुके थे। 1 बजे की धूप में तुम चौराहे तक गए, फिर 2-3 घंटे चबूतरे पर बिताए। क्या मजबूरी है ऐसी कि तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए ही जगह नहीं है? इतना सुनते ही कृष्णचंद्र जी फूट फूट कर रो पड़े। रामदास जी समझ गए कि कृष्णचंद्र जी अपने भीतर कितना दुख समेटे बैठे हैं। उन्होंने दिनेश के हाथों घर की चाबी भिजवाकर कहलवाया, आज रात कृष्णचंद्र जी रामदास जी के घर ही रुकेंगे। दूसरे दिन रामदास जी के बच्चे विदा हुए तो रामदास जी ने दिनेश को कृष्णचंद्र जी के घर भेजकर उनका सारा सामान मंगवा लिया और फिर कृष्णचंद्र जी रामदास जी के साथ रहने लगे। घर में पोते पोतियाँ और बहू बहुत खुश हुए कि सिर से बला टली। 2 हफ्ते बाद एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया और कागज दिखाकर बोला, यह जमीन और घर अब मेरे अधिकार में है। अब इस जमीन से जो भी कमाई होगी वह कृष्णचंद्र जी और मेरी आधी आधी होगी। रहा मकान तो आप पीछे के 2 कमरे में रहेंगे। यह कागज है, इसे पढ़ लीजिए। बहू के तो होश ही उड़ गए। हाय राम, वह 2 पुराने कमरे और कुछ नहीं। पोते पोतियाँ चिल्लाने लगे, उन पुराने कमरों में कौन रहेगा? हम भी देखते हैं कौन हमें यहाँ से निकालता है। उस व्यक्ति ने कहा, आपको 2 दिन का समय दिया जा रहा है। यह सभी कमरे आपको खाली करने पड़ेंगे और जो बाकी कमरे किराए पर हैं उसका किराया कृष्णचंद्र जी को जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर वही इस घर और ज़मीन के मालिक हैं। इधर इस खबर से कोहराम मच गया। उधर रामदास जी के घर में रामदास जी, उनकी पत्नी और कृष्णचंद्र जी तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी बहू पोते पोतियों के संग दौड़ी आई। बोली, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे क्या गलती हो गई? पोते पोतियाँ बोले, दादू, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? तब कृष्णचंद्र जी बोले, जैसे तुम लोग कर सकते हो। वह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जैसे को तैसा। रामदास जी, उनकी पत्नी और कृष्णचंद्र जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। दोस्तों, कोरोना महामारी ने कई रिश्तों को जार जार किया। महामारी ने यह दिखा दिया था कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजिएगा। धन्यवाद।